नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, इमरजेंसी के 50 साल हो गए हैं और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो संविधान हत्या दिवस मना रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक सरकार को इतनी जरूरत क्यों पड़ गई 50 साल की इस इमरजेंसी को याद करने के लिए। मोदी जी दनादन लगे हैं ट्वीट करने में। सीज फायर को लेके बहुत सारे सवाल पूछे गए, मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं आया। पहलगाम में जिस तरीके का अटैक हुआ, 26 निर्दोष नागरिक मार दिए गए, वो उनके हत्यारे कहाँ चले गए उस पर कोई ट्वीट नहीं आया। वो हत्यारे कब पकड़े जाएंगे, कोई ट्वीट नहीं आया। स्केच बनाए गए, वो स्केच गलत लोगों के हो गए, उस पर कोई ट्वीट नहीं आया। ट्रंप साहब सीज फायर पे लगातार अपना दावा ठोक रहे हैं कि वो उन्होंने कराया, धमका के कराया, गर्दन पकड़ के कराया, उस पर कोई ट्वीट नहीं आया। लेकिन 50 साल की इमरजेंसी पे दनादन ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं। अभी स्क्रीन पे आपको दिखेंगे भी तमाम दर्शकों को हमारे कि कैसे ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं प्रधानमंत्री के। सर, क्यों इतना इमरजेंसी जरूरत हो गई है सरकार की? क्या इस समय इसी इमरजेंसी की आड़ में अपनी नाकामी को छुपाया जा रहा है? देश का ध्यान जो है भटकाने के लिए इमरजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है? क्या माना जाए, कैसे देखा जाए इस सरकार के इस सेलिब्रेशन को जो वो कर रही है इमरजेंसी पर? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत में क्योंकि बेहद संवेदनशील मसला है और आम आदमी की कहीं ना कहीं भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो एक बात हम दोनों जने बिल्कुल स्पष्ट कर दे दर्शक साथियों को कि हमारा इमरजेंसी का किसी भी तौर पर हम उसके समर्थक ना अब हैं, ना थे, ना कभी हो सकते हैं। और नागरिक अधिकार और लोकतंत्र के अंदर वो सबसे आवश्यक चीज है। इमरजेंसी तब भी गलत थी, जो इंदिरा गांधी ने किया, जिस तरीके से किया वो गलत था। उसकी कांग्रेस पार्टी ने निंदा, वो उसके लिए माफी मांग ली, इंदिरा गांधी ने भी उसके लिए प्रायश्चित किया, तमाम चीजें। लेकिन आपने जो सवाल किया कि नरेंद्र मोदी जी की जरूरत आज क्या है, देखिए मैं आपको कई बार एक बात कहता हूँ और आज उस बात को याद करने की जरूरत है कि ये जो सरकार और इसका संगठन, इसका जो पैतृक संगठन है, ये अतीत जीवी लोग हैं। ये कभी वर्तमान में जी नहीं सकते और भविष्य उन्मुखी ये कभी हो नहीं सकते। तो इनके पास केवल केवल एक एजेंडा रहता है कि अतीत की जो चीजें हैं उनका कढ़ाई चला करके अपने हिसाब से मिठाई तैयार करते रहो और लोगों को बांटते रहो, अनेक तरह की चीजें। तो बेसिकली इमरजेंसी जो एक काला है, जिसको आप कह सकते हैं, जहां तक प्रेस की स्वतंत्रता की बात है, जो नागरिक अधिकारों की बात है, और जिसको इंदिरा गांधी ने खुद स्वीकार किया और 21 महीने बाद उन्होंने खुद ही हटाया। बेसिकली इसका कभी समर्थक ना होने के बावजूद दर्शक साथी और खासतौर पे जो नई पीढ़ी के लोग हैं हमारे, उनको ये जानना जरूरी है कि इमरजेंसी किन परिस्थितियों में लगी थी। अगर उसको समझा जाए तो सारी बातें स्पष्ट होंगी। आज राष्ट्रवादी सरकार है, कथित तौर पर आपने देखा, इनसे बड़े राष्ट्रवादी आज दुनिया में कोई नहीं है जो ये अपने सेल्फ क्लेम सब घोषित। आपको ध्यान होगा 1971 में निक्सन क्या चाहते थे कि किसी भी सूरत में इंदिरा गांधी पाकिस्तान के मामले में, इस बांग्लादेश के उसमें हस्तक्षेप ना करे। इस पाकिस्तान के मामले में इंदिरा गांधी ने स्वीकार किया क्या? निक्सन को लाल आंखें दिखा करके व्हाइट हाउस के अंदर, और उसके बाद उन्होंने अलग से पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। ये 71 की बात है। 74 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, मई में, याद होगा आपको, बुद्धा मुस्कुराए, ध्यान है ना? क्या वो जो अमेरिकन सरकार जो थी, क्या वो इसको बर्दाश्त कर सकती थी? तो उन्होंने क्या किया? सीआईए आपको पता है किस तरह के काम करती है। सीआईए ने भारत की सरकार को अस्थिर करने के प्रयास 71 से ही कर दिए थे, 71 से। और उसके बाद होते होते 74 में जिस तरीके से परमाणु परीक्षण हुआ, उससे अमेरिका बहुत बुरे तरीके से बौखला गया और उसने भारत के विपक्ष को अपने साथ मिलाते हुए एक खास अंदाज के अंदर भारत की तत्कालीन सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की, शुरुआत की। और जो बेसिकली जो उस टाइम माहौल बना वो क्या था? आप सोचिए, किसी गणतंत्र के अंदर, किसी लोकतांत्रिक देश के अंदर विपक्ष के लोग समानांतर जो है आपका गणतंत्र दिवस मनाए, क्या मोदी जी इसकी इजाजत देंगे? मोदी जी तो महाराष्ट्र के गांव में लोग इंडिपेंडेंट वोट डाल के दिखाना चाह रहे थे, खुद देखना चाह रहे थे, उसकी भी इजाजत नहीं देते। तो ऐसी परिस्थितियां, सेना और पुलिस को क्या आह्वान किया जा रहा था कि सरकार की बात मत मानो, बगावत करो। क्या कहा जा रहा था कि अगर रेलवे 7 दिन स्ट्राइक कर दे तो इस देश के सारे पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे, थर्मल, इस देश की सारी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, इस देश का स्टील उत्पादन ठप हो जाएगा और पूरा देश स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा और सरकार पलट जाएगी। कोई भी राष्ट्रवादी विपक्ष इस तरह की चीजें कर सकता है। उस सब के बावजूद भी मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना कि इंदिरा जी को इमरजेंसी नहीं लगानी चाहिए। हालांकि देश के संविधान के आर्टिकल 352 में इसकी व्यवस्था है
कि एक्सटर्नल एग्रेशन हो, आर्थिक आपातकाल हो या इंटरनल स्थितियां हो, तो उसकी आपातकाल की एक प्रावधान किया गया है। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि लोकतांत्रिक देश में इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाना चाहिए था, और ज्यादा अगर दिक्कत थी तो इंदिरा गांधी जी बेसिकली अपना नए तरीके से जनादेश ले सकती थी। तो चलो, जो भी हुआ वो इतिहास की बात है, उस इतिहास के तथ्यों में जाने की बजाय जो पर्सपेक्टिव है वो पर्सपेक्टिव ज्यादा जरूरी है आदमी के सामने। तो ये जो सरकार जो आज इमरजेंसी को संविधान हत्या के दिवस मना रही है, सारी चीजें मना रही है, कभी इसने अपने गिरेबान में झांक देखा है? मेरा एक साधारण सवाल है सारे दर्शक साथियों से और आपसे भी, आपके माध्यम से। अगर 70 के दशक में ये जो आज की राष्ट्रवादी सरकार है, जो आज ट्रंप के 16 बार कहने के बावजूद ये नहीं कह पाती कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर हमने किया, आपका कोई रोल नहीं है, आपको क्या लगता है कि वो इसको बांग्लादेश बनवा देती, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देती ये राष्ट्रवादी? दूसरा, क्या निक्सन की आंखों में आंख डाल करके उसको बता देते कि हम ये करेंगे? और क्या वो लोग परमाणु परीक्षण कर पाते उस दौर में जब भारत की आर्थिक मजबूती भी इतनी नहीं थी, तमाम चीजें? ये सवाल है सोचने का। जो अपने आप को बहुत भारी राष्ट्रवादी कहते हैं, वो आज ट्रंप के पिछलगू बने फिर रहे हैं, और पूरी दुनिया में जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख है 78-79 सालों की, उसको मिट्टी में मिलाए घूमे, और उसके बावजूद भी डंका बजाते घूमे। ये सच है या गलत है, ये मैं दर्शकों पर छोड़ता हूँ। दूसरी बात, जो परिस्थितियां आज देश के अंदर, वो थी घोषित आपातकाल। आज की जो देश की परिस्थितियां हैं उसके बारे में सोच करके देखिए, आज देश कहां खड़ा। आज संसद के अंदर मोदी जी को आपने कितनी बार बोलते हुए देखा है? कितने सवालों के जवाब मोदी जी ने आज तक दिए? कितने विषयों पर मोदी जी को बहस करते देखा है? संसद में किन किन मसलों पर, चाइना के एग्रेशन पर कोई बात हुई, पेगासस पे कोई बात हुई, नोटबंदी पे कोई बात हुई, जितने कोविड के मैनेजमेंट पे कोई बात हुई, क्या नाम है, पहलगाम पर कोई बात हुई, अब तक स्पेशल सेशन हुआ, पुलवामा पर कोई बहस हुई? कोई एक मुद्दा जो राष्ट्रीय स्तर का जो है, उस संसद को बिल्कुल इरेलेवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, और संसद को चलाया जा रहा है सेंगोल स्थापना के जरिए। आप सोचिएगा, एक प्रोग्रेसिव देश में एक समारोह पूर्वक एक फ्यूडल मानसिकता के साथ सेंगोल को स्थापित किया जाता है आज 21वीं सदी के दौरान, और जो अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, डंकापति कहते हैं, उनकी यह हालत। फंडामेंटल राइट्स के देश में क्या हालत है आप देखें। महाराष्ट्र के अंदर जो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होने कब से नहीं हुए, 3-3 साल से पेंडिंग है, क्यों नहीं हुए, कारण बता दीजिए। राज्यों की चुनी हुई सरकारों को किस तरीके से गिराया जाता है, जनादेश की लूट की जाती है, रातों रात विधायक तोड़े जाते हैं, सरकार पलटी जाती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार अगर अपने ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो हम उसको रिइंस्टेट कर देते, और उसके बावजूद भी जिस सरकार को इलीगल कहते हैं वो सरकार अपना कार्यकाल। तो आज देश के अंदर जो भी संविधान के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस थे, जो देश के इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, उस सबको बंदी बना लिया गया है, और ये लोग उसको संविधान हत्या दिवस। केवल सोचना चाहिए कि आप जब दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 2 उंगलियां आपकी तरफ भी होती है, ये मत भूलिए। तो होना तो ये चाहिए था कि जो इंदिरा गांधी ने गलती की, क्या मोदी जी ने उससे कोई सबक सीखा और उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं वैसी गलती कभी नहीं करूंगा, या वो उल्टा कर रहे हैं? सर नहीं, मोदी जी ने निश्चित तौर पे उससे सीखा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो तमाम बार जो है इंटरव्यूज में क्लियर किया था कि उस समय देश के टूटने का खतरा था इत्यादि, इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी। लेकिन मोदी जी ने निश्चित तौर पे उससे सबक लिया है, और वो ये लिया है कि वो घोषित इमरजेंसी नहीं लगाते हैं, किसी भी कुछ भी हो जाए लेकिन देश में इमरजेंसी घोषित नहीं करेंगे, ये क्लियर है उनका। सर मैं समझना ये चाहता हूं कि आखिर देश में तब और अब में क्या अंतर है, उस दौरान इमरजेंसी के दौरान की स्थिति और आज की स्थिति कितनी अलग है, जब देश में जो है हमारी सेना जब जीत के कगार पे खड़ी होती है और सीज फायर कर दिया जाता है, हमारे लोगों को मार करके कौन चला जाता है इसकी छानबीन नहीं हो पाती है, वो राज खुलता नहीं है, हमारे सेना के 40 जवानों की हत्या कर दी जाती है इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक ला करके, और उसकी फाइल जो है वो दबा दी जाती है। तो कितने अलग हालात हैं इस चीज को लेकर के कि आज पूरी मीडिया को लगातार सिर्फ एक चेहरा दिखाना पड़ता है अपने टीवी स्क्रीन पे। आज पूरी मीडिया को उसका चेहरा दिखाना होता है या उस देश की बात करनी होती है जिस देश की बात सत्ता चाहे, भले ही उस किसी दूसरे देश से हमारे संबंध सदियों पुराने से चले आ रहे हो। तो क्या कितना अलग हालात है ये उस इमरजेंसी के पीरियड में और आज के में, कितना अंतर देख रहे हैं आप? राम प्रकाश जी, देखिए बेहतरीन सवाल है, लेकिन इसके जवाब देने से पहले मैं उस इमरजेंसी के जेनेसिस में भी जानना चाहूंगा
कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया, उसमें सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग के मामले, यही आरोप था ना उनके ऊपर, और उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली, कहा कि प्रधानमंत्री आप बनी रह सकती हैं लेकिन संसद के अंदर होने वाली किसी वोटिंग में हिस्सा नहीं देंगे। ये वही न्यायपालिका थी, वही देश में आज भी चुनाव का कानून है। आज देश के चुनाव आचार संहिता, किसी चुनावी कानून का नाम बता दीजिए जिसका मोदी जी और उनकी पार्टी डे इन एंड डे आउट वायलेट नहीं कर रही। डे इन एंड डे आउट कह रहा हूं, उसके बावजूद क्या उनको कोई नोटिस भी थमाया जाता है? डिस्क्वालीफाई करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, विपक्ष करा रहा है, दहाड़ रहा है कि आप चुनावों के अंदर, वोटर लिस्ट के अंदर, इसके अंदर, सबके हर चीज के अंदर मैनिपुलेशन है, सब जगह ट्रांसपेरेंसी को खत्म किया जा रहा है। उसके बावजूद चुनाव आयोग ने कुछ किया हो, अदालत ने किसी ने कुछ किया हो। इसलिए मैंने पिछले स्लॉट में आपको कहा कि देश के पूरे न्यायपालिका तंत्र को, पूरे सारे जो भी गवर्नेंस का जो मैकेनिज्म था, उसको हरण कर लिया गया। आपने कहा तब की परिस्थितियों में आज की परिस्थितियों में क्या है? एक मूल फर्क ये है कि उस समय लोगों के अंदर आजादी को हासिल किए हुए 27-28 साल ही हुए थे, और लोगों के अंदर वो जज्बा कहीं ना कहीं उस पीढ़ी के अंदर था, और वो पीढ़ी गलत को गलत और ठीक को ठीक कहने का मादा रखती थी। और देश का मीडिया भी काफी हद तक देश की जनता के प्रति जवाबदेह था। इंदिरा गांधी की तमाम, उसके बावजूद, दमन के बावजूद भी, बिजली हटा दी, बिजली काट दी, दफ्तर बंद कर दिया, तमाम चीजें हुई, पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई, संपादकों का, बहुत चीजें हुई। उसके बावजूद भी तमाम लोग ऐसे थे जो झुके नहीं और लगातार, देखिए दो तरह के लोग थे उसमें, एक तो जो सही मायने में लड़ते थे, और एक जो थे, एक जो सीआईए के एजेंडे के साथ सरकार के खिलाफ। वो दोनों ही चीजें देखनी पड़ेगी आपको। लेकिन उस समय समाज जागरूक था और समाज आकर के लड़ रहा था सड़कों पर। आज देश में हालत ये है कि देश में 80 करोड़ 82 करोड़, तो सरकार ये कहती है कि 5 किलो अनाज के सहारे जिंदा है। तो जो आदमी जिसके पेट में रोटी खाने का शाम को वो नहीं है, वो क्या क्रांति करेगा? आप सोच लीजिए। और दूसरा जो मीडिया है, उसको कंप्लीटली बंधक बनाया जा चुका है। किसी मुख्य धारा के अखबार, किसी चैनल के अंदर मुझे किसी विषय पर आपको कोई सार्थक संवाद दिखा दीजिए, कोई सार्थक बहस दिखा दीजिए, देश के करंट मुद्दों पे कोई बातचीत दिखा दीजिए। मणिपुर के अंदर क्या हालात है आपने देखा, आपने पुलवामा का जिक्र किया, आपने पहलगाम का जिक्र किया, क्या प्रधानमंत्री जी के मुंह से कोई शब्द सुना आपने? कोई शब्द सुना हो तो बता दीजिए। आपने जो पहलगाम के अंदर देखा कि 26 लोग जिस तरीके से दिन दहाड़े उनकी निर्मूलता, बदला भी ले लिया मोदी जी ने, वोट भी मांग लिए, सारी बात होगी, वो आतंकवादी का है, पहला सवाल। और वो आतंकवादी वहां तक कैसे पहुंचे, और वो सुरक्षा की खामियां, सुरक्षा किसने हटाई? आपकी जो खुफिया एजेंसियां थी वो क्या कर रही थी? आज तक उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जब भी आप, कोई भी इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स होता है, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होती? पहलगाम में हुई, पुलवामा में हुई, क्यों नहीं हुई? आज की तारीख में स्थितियां देश में ये है कि सोशल मीडिया अगर ना हो तो इस देश में दमन का ऐसा चक्कर चले कि आप सोच नहीं सकते। किसी भी मुद्दे पर आप उठा करके देखिए, सरकार किसी मुद्दे पर कोई चर्चा करती है, कोई भी विवादास्पद मुद्दा, उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। वो मुद्दा जिस पर मोदी जी से सवाल पूछा जा सकता है, उसका जिक्र नहीं होता। सरकार मोदी जी की है, सवाल विपक्ष से पूछा जाता है। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं होता है? और इमरजेंसी का काला दिवस और उसको दमन, उसके संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप ये बताइए कि संविधान को बीजेपी ने माना कब? संविधान ने, जो देश के अंदर झंडा जो था हमारा तिरंगा, इन्होंने कब स्वीकार किया उसको? बीजेपी बता सकती है? अम्बेडकर के पुतले किसने जलाए थे? नेहरू जी के पुतले जला दीजिए, अम्बेडकर साहब के पुतले किसने जलाए? संविधान निर्माता तो वही माने जाते हैं। रामलीला मैदान का देख लीजिए। और जिस इमरजेंसी की बात आज आप कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता इस बात का, तमाम जो बागी हो गए, उन्होंने यह आरोप लगाया कि जो संघ के तीसरे प्रमुख थे बाला साहब देवरस, और खुद इनके पितृ पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिख करके इमरजेंसी का समर्थन किया, तो प्रशंसा की। अगर नहीं हो तो रिकॉर्ड की बात है, सब चीज अवेलेबल है, तो उसका जिक्र क्यों नहीं करते? मैं इमरजेंसी के पक्ष में नहीं हूं, कभी ना हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये सरकार, इसको कौन सा नैतिक अधिकार है जो ये इमरजेंसी का, ये तो सुबह से शाम तक दमनकारी नीतियों के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। विपक्ष को चुनाव लड़ने पे ज्यादा ध्यान, मुकदमे लड़ने पे कम ध्यान, मुकदमे लड़ने पे ज्यादा। आज सीबीआई आ गया, आज ईडी आ गया, आज इनकम टैक्स आ गया। कभी किसी बीजेपी नेता के यहाँ देखा आपने? ऐसा क्यों? पत्रकारों के यहाँ छापे, न्यूज पोर्टल्स के यहाँ छापे, चैनल्स का, यूट्यूब चैनल्स को जिस तरीके से रातों रात डाउन कर देना, ये क्या चीजें हो रही? और उसके बाद ये लोकतंत्र के रक्षक तमाम इंटरनेशनल एजेंसियों ने क्या कहा है कि भारत में पिछले कुछ समय से इलेक्टेड ऑटोक्रेसी चल रही है। तो मोदी जी अगर समझदार होते, भारतीय जनता पार्टी और संघ इतने राष्ट्रवादी होते,
तो जो इस तरह की टेंडेंसी भी है ऑटोक्रेटिक, उसको तत्काल दे शुड हैव निपटा विद इन द बट, लेकिन हो उल्टा रहा है दिनों दिन इस तरह की बुलडोजर जस्टिस। लोकतंत्र में बुलडोजर जस्टिस का कहा गया जगह है कोई? आप जिसको पर्चिया सिलेक्टिव उसके घर पे बुलडोजर चला दिया, एक धर्म विशेष के प्रति। जो काम राम प्रकाश जी सीआईए से लेकर के, चाइना से लेकर के पाकिस्तान तक कई दशकों से नहीं कर पाए, भारत को धार्मिक आधार पर विभाजन, आज उन्होंने सत्ताधारी पार्टी और उसके संगठनों ने मिलकर ना किया, तो बता दीजिए जिसके कारण ये हालत हुई आज। भारत में तो कभी सदा सारी बिरादरी इकट्ठी रहती है, कभी कोई समस्या ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से धर्म के आधार पर वोट मांग करके और अपने राजनीतिक उल्लू साधे जा रहे हैं, चुनाव आयोग को बंदी बना लिया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह का, अदालतों के ऊपर जिस तरह का दबाव है, उसके बाद फिर भी आप लोकतंत्र के पैरोकार बनते हैं। अरे जो इंदिरा गांधी ने जो काम किया, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कभी संसाधनों की लूट नहीं हुई, संसाधनों का राष्ट्रीयकरण हुआ, चंद उद्योगपतियों को तो पीएसयू नहीं बेचेंगे ना, पब्लिक अंडरटेकिंग पढ़े, मोदी जी ने कितने पीएसयू बनाए बता दीजिए। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण से लेकर तमाम चीजें, इनकी सरकार तो 11 साल में जो कुछ मोदी जी कह के आए थे 2013 में, उनमें से कोई एक वादा पूरा किया तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ना। हर साल आप अपनी सरकार का वर्षगांठ मनाते हो, बहुत अच्छी बात है, मनानी भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप जो 2013 से 14 के बीच में वायदे करते थे, उनको जनता के बीच में हिसाब दे दीजिए ना, कितने स्मार्ट सिटी बन गई, गंगा कितनी साफ हो गई, चीन से कितनी बार लाल आंखों में आंख डाल के बात कर लिया आपने, पाकिस्तान को क्या सबक सिखा दिया आपने, इंटरनेशनली आप विश्व गुरु बन गए, दुनिया में कौन आपके साथ खड़ा बता दीजिए। रशिया जैसा टाइम टेस्टेड फ्रेंड आज मुंह मोड़ के खड़ा हुआ है आपसे, ये सच है क्या? नहीं। आप और आपके भक्त डंका बजा रहे हैं। तभी सोचिए ठंडे दिमाग से कि आपने इस आजाद, इस लोकतंत्र के देश का बना क्या दिया है। आजादी के आंदोलन में आपका कोई योगदान नहीं था, आप चुनाव जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको, लेकिन जिन मुद्दों पर चुनाव जीते हैं उनको आज आप कहा, आप सारे के सारे विभाजनकारी एजेंडे को अगर छोड़ दें तो प्रोग्रेसिव एजेंडा क्या लेकर के आया, इसका जवाब दे दो। एक और अहम चीज है, आपने जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी का भी। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि भाई उस समय पर मौलिक अधिकारों को का हनन किया गया, उनको खत्म किया गया, निलंबित कर दिया गया, प्रेस फ्रीडम खत्म कर दिया गया और क्या क्या। साथ में उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने तमाम लोगों को धन्यवाद किया है जो इमरजेंसी के खिलाफ खड़े थे। तो मोदी जी का ये जो धन्यवाद है, क्या उसमें वो अटल बिहारी वाजपेयी को भी धन्यवाद कर रहे हैं? क्या उसमें वो जनसंघ से जुड़े लोगों को धन्यवाद कर रहे हैं? खुद को वो तो कह रहे हैं कि जिस समय इमरजेंसी लगी थी उस समय मैं आरएसएस का एक स्वयंसेवक था, और एक बाकायदा पुस्तक भी इसी मौके पर एक जारी करा दी गई, एक किताब का विमोचन भी हो गया है। तो क्या वो धन्यवाद में अटल बिहारी वाजपेयी और जनसंघ के उन लोगों को भी धन्यवाद देंगे? नहीं, मोदी जी बेसिकली कांग्रेस को बिलिटिल करने के, देखिए मोदी जी की किसी भी चीज के अंदर कोई तथ्य या कोई ऐतिहासिक कोई वो नहीं होता, उनको तो किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए एक खास तरह का नैरेटिव बिल्ड होना करना होता है, डॉगी मीडिया उसको रेप्लिकेट कर देता है, उसको प्रोपिगेट कर देता है, और वो फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, उस मुद्दे को छोड़ करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बात प्रधानमंत्री कहता है आमतौर पर, अगर वो तथ्यपरक नहीं है तो उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर विश्लेषण होना चाहिए, उस पर सवाल जवाब होना चाहिए। लेकिन आपने ये देखा है 11 साल में किसी ऐसी चीज पर जिस पर मोदी जी फंसते हो कोई सवाल जवाब किया गया? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही है कि अपना टिप्पणी करो, फायर करो, कूट एंड स्कूट, अपने करके पार हो जाओ, जवाब देने की कोई मतलब नहीं। और जवाब तो तब दोगे जब वो कोई सवालों के सामना करते हैं। वन वे ट्रैफिक है, एक तरफा संवाद करते हैं। मोनोलॉग के चैंपियन जो मोदी जी हैं वो तो आपने दुनिया में कोई नहीं देखा होगा। 11 साल की सत्ता हो राम प्रकाश जी, और एक मीडिया फ्री विलिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो प्रधानमंत्री की, पूरी दुनिया में आप दूसरा उदाहरण दिखा दीजिए। और मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े ऑरेटर है, ये बीजेपी और आरएसएस देखती है। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 4 लाइन कहीं बोलते हो तो वो बता दीजिए। अभी जब गए थे देश का सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान मिल रहा था, उस समय धन्यवाद का प्रस्ताव भी पढ़ के बता रहे थे, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होगा, झुक के पढ़ रहे थे सारे। तो आप बताइए, सवाल ये नहीं है राम प्रकाश जी, हर आदमी की अपनी खूबियां होती हैं, अपनी कमियां भी होती हैं, लेकिन उन कमियों के ऊपर जब खूबियां भारी होती हैं तभी वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। सवाल ये है कि मोदी जी अकाउंटेबिलिटी से बचते क्यों, सवालों के जवाबों से क्यों बचते हैं, संसद को उन्होंने ऐसा क्यों बना दिया? किसी भी देश में संवाद की जो प्रक्रिया थी लोकतांत्रिक देश में, उसको नष्ट क्यों कर दिया? विपक्ष को मीडिया के निशाने पर क्यों ला दिया? सत्ता में आप हो, सवाल विपक्ष से पूछे गए। ये एक नए तरीके का इकोसिस्टम जो उन्होंने डेवलप किया है, ये वही उनकी कुंठा है। जो अगर आपको ध्यान है, जब वो गुजरात से आए थे दिल्ली में, और उनसे किसी ने पूछा, जो जिस स्टेज इंटरव्यू करते हैं, कि भाई आप गुजरात में क्या अच्छा कर सकते हैं,
तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी कोशिश होती तो मीडिया को बेहतर वो कर सकता था। और दिल्ली में आए तो मीडिया अपने आप मैनेज हो गया, ऑटो मोड में चला गया कि मोदी जी और सरकार का जिक्र नहीं करना सवाल के लिए, विपक्ष को खींच लो, विपक्ष को घसीट लो। सवाल इमरजेंसी का नहीं है। हर सरकार की कुछ उपलब्धियां होती है, कुछ नाकामियां होती है, उसका ईमानदार विश्लेषण किया जाना चाहिए। लेकिन समस्या राम प्रकाश जी क्या है कि 50 साल पुरानी इवेंट को तो आप उठाए फिर रहे हो, 50 साल पुरानी, और मौजूदा दौर की जो दुश्वारियां हैं उन पे आप उनका सामना करने को तैयार नहीं, उनका जवाब देने को तैयार नहीं, डेमोक्रेटिक पैरामीटर्स के ऊपर आप अपनी सरकार का आकलन करने को तैयार नहीं, उस पर सवाल जवाब करने को तैयार नहीं, किसी भी चीज के प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं। फिर आप कहते हो कि हम लोकतंत्र की जननी है, पूरी दुनिया में घूम, लोकतंत्र की जननी थे आप, कोई शक नहीं। केवल और केवल मैं कह रहा हूं कि आजादी के आंदोलन में आपका योगदान नहीं था, कोई बात नहीं, आपके जैसे भी थे संगठन, जिस संगठन से भी आप, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज तो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा दीजिए, आपको तीसरा अवसर मिला है सब देश की सीमा। आज तो देश को प्रोग्रेस के पथ पर ऐसा दौड़ाइए कि पूरी दुनिया देखे, तो आपका राष्ट्रवाद दिखेगा। या आप ट्रंप के पीछे खड़े होकर के पिछलगू बन करके कि ट्रंप के सवालों का जवाब नहीं, एक इंदिरा गांधी थी जो निक्सन की आंखों में आंख डाल के जो उसका हाल किया, एक आप है, ट्रंप आपको डे इन एंड डे आउट जलील करता है पब्लिकली और आप एक सवाल का जवाब नहीं बोल पाते। एक सेंटेंस लेकिन कहना है, एक सेंटेंस बोलना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हमने म्यूचुअली किया, ट्रंप का कोई योगदान नहीं था, क्या कह दिया क्या प्रधानमंत्री, बता दीजिए आप। ये बेसिकली कमजोरी है जो इनबिल्ट है, इनबिल्ट कमजोरी है ये, कि आप किसी भी विदेशी को देखते हैं, एक तो आप देखिए कम्युनिकेशन का इशू है, बाइलिंगुअल आप नहीं है, आपको समझ में नहीं आता तो और आप जवाब नहीं दे पाते, ये सच है। भगत से कुछ भी करते रहे, वरना बता दीजिए आज तक मोदी जी जितना ठाका डिप्लोमेसी के अलावा और लोगों के गले मिलने के अलावा कौन सी डिप्लोमेसी, और जो डिप्लोमेसी की उसके परिणाम देख लिया, सिंदूर के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिए, उसके बाद देख लिए, रूस यूक्रेन के बीच में देख लिए, इजराइल ईरान में देख लिए, ये आपका डंका था जो सारी दुनिया देख रही है। यू आर नो वे। 56 इंची कमजोरी है ये सारी जो आप गिनवा रहे हैं। बहरहाल सर एक चीज और है, आज आप कह रहे हैं हम अधिकारों की अगर बात करें तो भाई निश्चित तौर पे आज मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, हम जिंदा हैं, कम से कम नजर आ रहे हैं। तभी तो हमारे देश का एक चुना हुआ सांसद कहता है कि इस देश में गृह युद्ध कराने के लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है, सीजेआई है। अगर इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जा सकता है इस देश में तो निश्चित तौर पे अगर एक चुने हुए विधायक, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना किसी मजबूत ठोस सबूत के, कोर्ट से फटकार लग जाती है सरकार को, तो क्या हुआ? वो लगातार एजेंसी उस काम पे लगी हुई है कि जो भी विपक्ष है, तो ये सारे अधिकार तो मिले हैं ना। आखिर ये आज क्या इमरजेंसी के समय पर ये संभव था? तो इस हिसाब से तो मोदी जी के दावे बिल्कुल सही बनते हैं। देखिए मोदी जी के दावे राम प्रकाश जी सच्चाई की कसौटी पर नहीं होते, उनका जो एक टारगेट ऑडियंस है वो एक भक्त मंडली है, पूरे देश का एक इकोसिस्टम। मोदी जी कुछ ना भी बोले तो भी साउथ ब्लॉक से एक ट्वीट आता है और देश के जितने मूर्धन में जितने भी आपके भाईचारा है आपका पत्रकार के जिसके तौर पर, वो सारे के सारे लोग पढ़ते हैं उसको, उस स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू होते हैं लाइव चैनल के ऊपर विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स और फैक्ट्स ऑफ द केस। तो बेसिकली जो मोदी जी और उनका इकोसिस्टम काम कर रहा है वो देश की जनता के लिए काम नहीं कर रहा है, वो एक खास तरह की ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहा है अपनी भक्त मंडली के लिए, केवल और केवल उसका उतना योगदान। मैं तो आपको ये कहता हूँ, आपको 22-23 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गए, बड़ी अच्छी बात है, बधाई जी मोदी। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब आपको जरूरत पड़ी, क्या कोई एक देश आपके साथ खड़ा था? उसका नाम बता दीजिए। किसी एक देश ने पाकिस्तान का नाम लिया कि वो आतंकी जन्नी, उसका नाम बता दीजिए। तो आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ ले आए आपको? इंटरनेशनली आपकी कोई आइसोलेशन इतनी थी क्या? मणिपुर कितने सालों से जल रहा है, आपने झांक करके देखा क्या? आप कहते हो मैं राष्ट्रवादी, मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है क्या? क्या मणिपुर इतना महत्वहीन है कि वहां पर प्रधानमंत्री जी जाए ना? क्यों, किस बात का डर है? तमाम लोग, राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग जाते हैं ना वहां पर, यात्रा भी वहां से शुरू, लोगों से मिले भी, तो क्या प्रधानमंत्री जी के पास तो इतना भारी सुरक्षा तंत्र है, क्यों नहीं जाते? सवाल तो होगा ना। आप अपना राष्ट्रवाद देखिए, राष्ट्रवाद राम प्रकाश जी बताने की चीज नहीं होती। इस देश के 144 करोड़ लोग राष्ट्रवादी, कोई शक मत मानिएगा उसमें। लेकिन हमें राष्ट्रवाद हमारे एक्शन से दिखना चाहिए। मेरा एक्शन प्रूव करेगा कि मैं क्या हूं। मैं मुंह से तो राष्ट्रवाद कहता हूं और सुबह से रात तक हिंदू मुस्लिम करता हूं, धार्मिक विभाजन करता हूं, चुनावी राजनीति करता हूं, ऑपरेशन के सिंदूर के नाम पर वोट मांगता हूं, अपनी नाकामियों को छुपाता हूं, विपक्ष से सवाल पूछवाता हूं और फिर मैं लोकतंत्र का प्रहरी हूं। ये तो देश के लोग देखे ना,
इंदिरा गांधी जी ने जो गलती की, उन्होंने माफी मांगी, सबक सीखा, उस इमरजेंसी को 21 महीने बाद खत्म किया, चुनाव कराए, हारी, सत्ता से बाहर हुई, तो कुछ सालों के बाद वापस आ गई, सारी चीजें हुई। क्या मोदी जी ने आज तक अपने किसी भी एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन के लिए माफी मांगी है? एक का नाम बताइए मुझे। आदमी वो होता है, आदमी जब सत्ता में होता है तो गलतियां भी होती है, और गलती को सुधारने का एक कोर्स करेक्शन भी होता है। ये नहीं कि आप 50 साल पुराना जो है अतीत जीवी बने रहो, अपने गिरेबान में मत झांको। सबसे जरूरी है गिरेबान में झांकना, कोर्स करेक्शन करना, प्रोग्रेसिव बनना, और वर्तमान में जी के भविष्य की राह बनाना। क्या बीजेपी और आरएसएस को किसी ने सिखाया है? सुबह से शाम तक उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने। आप चले छोड़ी सारी, एक बात है मुझे, आजादी के आंदोलन में आपका योगदान नहीं था, कोई बात। आज तक बीजेपी और आरएसएस के किसी नेता के मुंह से अंग्रेजों के खिलाफ आपने एक शब्द सुना है क्या? 200 साल हमारे ऊपर राज करके पूरे देश को लूट लिया, उन्होंने सारे संसाधन लूट लिए। किसी बीजेपी और आरएसएस के नेता के मुंह से आप अंग्रेजों के शासनकाल के बारे में, अंग्रेजों के बारे में एक नेगेटिव शब्द सुनाओ तो बता दीजिए। कांग्रेस सारे पापों की जिम्मेवार है। 47 में देश कहाँ था? आपको 2014 में जब मिला तो किस स्टेज पे था, और आज आपने कहां पहुंचा दिया? राष्ट्रवाद का पैमाना तो ये होना चाहिए ना, या कुछ और होना चाहिए? ये है सारी। अगर मोदी जी आदमी होते, इंसान होते, तो वो माफी मांगते। शायद वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, ये बात तो क्लियर कर चुके हैं पहले ही, तो माफी मांगने का सवाल नहीं उठता। दूसरी बात, जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद की परिभाषा शायद अब नई कर दी गई है, और वो राष्ट्रवाद की परिभाषा ये है कि हर अब्दुल जो है वो सिर्फ पंचर बनाता है, और पंचर बनाने वाले लोगों को इस समाज में जीने का अधिकार नहीं है, सर उठा के चलने का अधिकार नहीं है। हर वो व्यक्ति जो एक कम पढ़े लिखे समाज से, दबे कुचले समाज से आता होगा, उसको प्रताड़ित करते रहने का अधिकार उस सवर्ण समाज को है जो तथाकथित बनाया गया है इस समाज में। तो ये शायद इस नए राष्ट्रवाद की परिभाषा है। ये इस नए राष्ट्रवाद की परिभाषा है कि आप अपने न्यायपालिका को गाली दे सकें, अपने चुने हुए सांसद प्रतिनिधियों को गाली दे सकें, विपक्ष को गाली दे सकें। ये नया राष्ट्रवाद है, और इस नए राष्ट्रवाद में जो खरे उतरेंगे वो असली राष्ट्रवादी लोग हैं। उनके सहारे ही इस देश को चलाने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।